कहानी अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मेरा नाम नेहा है। मेरे पति की मुझसे पहले 2 शादियां हो रखी थीं और मुझसे झूठ बोल रखा था कि वह उसकी कज़िन है। शादी के बाद मेरे शहर मेरे पास नहीं आते, लेकिन उनकी बीवियां रोज़ मेरे पास आती और मेरी खिदमत करती। शाम होते ही दोनों एक कमरे में बंद हो जाती। मैं बहुत हैरान होती रहती कि वह ऐसा क्यों करती हैं। एक दिन मैंने अपनी जगह अपने दोस्त को कमरे में बैठा दिया और शाम से पहले खुद उसी कमरे में छिप गई। जैसे ही मेरी सौतन शाम के बाद कमरे में आई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी जब आँख खुली तो ख़ुद को गरीब परिवार में पाया। मेरे पापा को हार्ट की बीमारी थी और मम्मी को टीबी की बीमारी थी। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। जब मैं एमए के पेपर दे रही थी और रिज़ल्ट आने में अभी टाइम था, तभी मेरी खाला मेरे लिए रिश्ता लेकर आईं। लड़के का अपना कारोबार है और बड़ी हवेली का मालिक है। बाप दादा की बहुत ज़्यादा जायदाद है। मेरी खालू आसपास के लोगों में रिश्ते कराती थी। जब मेरे माँ पापा ने लड़की की माल दौलत की बात सुनी तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उनका दिल बाग बाग हो गया। मेरे पापा के सर से जैसे बोझ उतर गया था। दिल के मरीज़ थे बेचारे, न जाने कब रुखसत हो जाएं। कोई नहीं जानता था। वह भी अपनी जगह ठीक ही थे। वह अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी को रुखसत करना चाहते थे। इतना अच्छा रिश्ता देखकर उन्होंने लड़के की छानबीन करने की भी ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि लड़का अमीर था। इससे पहले मेरी एक बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन गरीब होने की वजह से वह बेचारी अपने घर में खुश नहीं थी। हाँ, वह लड़का उसका खूब ख्याल रखता था, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। इस हिसाब से सोहेल मेरे लिए खुद की रहमत नाजिल हुआ था। रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और दोनों तरफ से शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी। एक दिन मुझे और सोहेल को मिलवाया गया। सोहेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सोहेल ने उस दिन मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और यह रिश्ता उसी ने भेजा है। सोहेल ने मुझे बताया कि जब मैं कॉलेज से वापस आती थी तो वह मुझे छुप छुप कर देखा करता था और मेरा पीछा करता था, और मेरा पीछा करते करते वह मेरे घर तक पहुंचा और फिर उन्होंने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। अब मुझे सोहेल अच्छे लगने लगे थे और शायद मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई थी। सोहेल की अम्मी हर महीने हमारे घर आ जाया करती थी। ईद का नया जोड़ा मिलता मुझे। मेरी मम्मी पापा को क्या चाहिए था? बेटी का अच्छा फ्यूचर उनका स्वागत कर रहा था। कुछ महीने बाद जब सोहेल की मम्मी ने शादी की तारीख़ पूछी तो पापा ने इस महीने के कुछ दिन बाद की ही तारीख़ उन्हें दे दी थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे दिल में खुशियों की पतंगी भी उड़ रही थी। सिर्फ एक दिन बहुत अफसोसनाक हादसा हो गया। सोहेल मेरे घर आए और कहने लगे कि उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। यह ख़बर हम सब पर क़यामत की तरह टूट पड़ी थी। सोहेल का तो बहुत बुरा हाल था। रो रो कर वह पागल हो रहे थे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में उनके पास उनकी माँ के सिवा कोई और नहीं था। सोहेल की माँ के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया था। सोहेल बहुत खोया खोया रहता था। फिर एक दिन वह भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। मेरी सोहेल से शादी हो गई। हर लड़की की तरह दुल्हन बनाकर सोहेल के घर आ गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं सारी रात सनी का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। इतने भारी कपड़े पहने हुए मैं उसका इंतज़ार करती, दिल कर रहा था ये कपड़े उतार कर सो जाऊं, लेकिन दिल में ख़्याल आता कि सोहेल आता ही होगा। और फिर सोहेल के इंतज़ार में मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब हुई तो सोहेल की आवाज़ से मेरी आँख खुली। वह बिस्तर के सामने खड़ा हुआ मुझ पर चिल्ला रहा था और मुझे नाश्ता मांग रहा था। मेरे दिमाग में लाखों सवाल थे कि आप रात भर कहाँ थे और क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। लेकिन शौहर के डांट के आगे चुप होकर मैं किचन में चली गई। मैं फटाफट नाश्ता बनाया और सोहेल को लाकर दिया। नाश्ता करने के बाद भी सोहेल ने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें खाना बनाने की तमीज़ नहीं है। इतना सारा खाना पर इसमें कोई स्वाद नहीं है। मैं सोहेल से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सोहेल मेरी बात बिना सुने ही चले गए। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि वह कहाँ पर गए हैं। सारा दिन मैं इतनी बड़ी हवेली में अकेले ही गुजारा था। शादी का पहला दिन और पहली रात लड़की के लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होता है, लेकिन मेरे लिए शायद मेरी बदकिस्मती का आगाज़ था। सारा दिन मैंने सोहेल का इंतज़ार किया। मैं बार बार दरवाज़े पर जाती कि कहीं सोहेल तो नहीं गए, लेकिन वहाँ पर चौकीदार के सिवा कोई और नहीं होता। मैं अपना छोटा सा मुँह लेकर वापस आ गई।
अगले दिन फिर सुहेल लौटे और नाश्ता करके और मुझे डांट कर फिर से चले गए। ऐसा 5 दिनों तक चलता रहा। मैं बहुत हैरान होती कि सुहेल कहाँ जाते हैं और किसके पास जाते हैं। कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी। 5वें दिन सुबह को सुहेल वापस आए तो उनके साथ 2 औरतें थीं। उन औरतों को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा शक यकीन में बदल गया है। लेकिन एक औरत होती तो मैं मान भी लेती, लेकिन वहाँ तो 2 औरत थी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। मेरे शौहर मेरे पास आकर मुझसे बहुत प्यार से बात की। मुझसे कहा कि जाने मन यह मेरी ताई की बेटियाँ हैं और कल सुबह मेरी ताई का इंतकाल हो गया। अब इनके पास मेरे सिवा और कोई नहीं है। इसके पास मेरे घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। आज से ये हमारे साथ यहीं पर रहेंगी। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर मेरी बात सुने बिना ही वहाँ से चले गए। वे आज भी चले गए। आज तो उन्होंने मुझसे प्यार से बात की थी, लेकिन वे आज भी चले गए थे। मेरे दिमाग में शक के सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। मेरे शौहर की ताई की बेटियां पूरा दिन मेरे साथ रहती। उन्होंने मुझे घर का कोई काम करने नहीं दिया। घर की सफाई की, बर्तन धोए, खाना बनाया, यहाँ तक कि मुझे सजाया भी, नए कपड़े पहनाए और फिर कहने लगी आपकी टांगें दबा देते हैं। मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और ज़बरदस्ती मेरा जिस्म दबाने लगी। जब वह मेरी खिदमत कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो रात का तीसरा पहर चल रहा था। मैं जल्दी से उठी और इधर उधर देखने लगी कि मेरे शौहर तो नहीं आए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मेरे शौहर की कज़िन भी नहीं थी। मैं उन्हें आवाज़ देते हुए कमरे से बाहर आ गई। बाहर हवेली का आंगन साए साए कर रहा था। यह हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मुझे आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मैंने कभी भी इस हवेली को देखना गवारा नहीं किया था, और करती भी कैसे। आते ही मुझे इतने रूप जो दिख गए थे। मुझे हवेली के रास्ते के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं तलाश करती रही। जितना मुझे चिल्लाना था मैं चिल्लाई, जितना मैं ढूंढ सकती थी मैंने उन सबको ढूंढा और फिर थक कर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत परेशान थी कि पहले मेरे शौहर पता नहीं कहाँ चले जाते थे और अब उनकी कज़िन जो पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अजब नज़ारा देखा। मेरे शौहर की कज़िन मेरे पैर दबा रही थी। मैं उठी और उनसे पूछा कि तुम रात को कहाँ थी, तो उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और नाश्ते के बारे में पूछने लगी। मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाई तो फ़ौरन दोनों ने कहा कि हम तो सारी रात यहीं थे, इसी कमरे में, और उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। आज तो मेरे शौहर भी नहीं आए थे। मेरे दिमाग में रात का ही मंज़र चल रहा था। आज फिर इन दोनों ने सारे काम किए और मेरी खिदमत की, और फिर मेरी आँख लग गई, और फिर जब मेरी आँख खुली तो रात का तीसरा पहर था और मेरे शौहर की कज़न्स वहाँ पर नहीं थी। मैं फिर उठकर अपने कमरे में आ गई और फिर सुबह वही आँख खुली तो मैंने देखा वह मेरा जिस्म दबा रही हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सुहेल भी अब नहीं आते थे। मैं बहुत परेशान थी कि वे कहाँ पर हैं। मैं अपने शौहर की कज़न से इस बारे में पूछती तो उनका भी यही कहना था कि हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर एक रात मैंने एक तरकीब सोची। मैंने तेज़ पत्ते की चाय बनाई और पी ली। सुना था चाय से नींद नहीं आती। आज भी मेरे शौहर की कज़िन काम से फ्री होकर मेरे पास आई और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे फिर से नींद का एहसास हो रहा था, लेकिन मुझे आज सोना नहीं था। चाय का असर था या फिर मेरी खुशकिस्मती थी। मैं नींद का बहाना करने में कामयाब हो गई। वह मुझे दबाती रहीं यहाँ तक कि रात हो गई। तो वह दोनों भाग गईं, और ऐसी भागी जैसे किसी से डर कर भाग रही हों। मैं कंबल में से छिपकर उन्हें भागता हुआ देख रही थी, और मैं उन्हें जाता देखकर हैरान हुई, और मुझे एक अजीब सा डर भी लग रहा था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें ज़्यादा देख सकूं कि वे कहाँ जा रही हैं। फिर कुछ देर बाद मैं बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वहाँ कोई भी नहीं था। खाली हवेली डरावनी लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि यह सब क्या हो रहा है, और फिर इस परेशानी में मैं शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे सजाया था। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ख़ुद को शीशे में देखा था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, जैसे कि चाँद।
लेकिन मेरे शौहर मेरे पास क्यों नहीं आते, यह सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह सोचकर मैं अपने अपने गहने उतारे और दराज में रख दिए। जैसे ही मैं गहने रखकर दरवाज़ा बंद करने गई तो मेरी नज़र कुछ पेपर्स पर पड़ी, तो देखा कि वह तो निकाह के पेपर थे। और यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। 2 निकाह के पेपर, मतलब कि मेरे शौहर ने 2 शादियां कर रखी हैं। जब मैं उन पेपर्स को पूरे तरीके से पढ़ा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे शौहर जिन औरतों को अपनी बहनें कहते हैं वह उनकी बहनें नहीं बल्कि उनकी बीवियां हैं, और उनसे मेरे शौहर ने मुझसे पहले से शादी कर रखी है। यह सब जानने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने आज तक अपने घर वालों को अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब भी अपनी अम्मी अब्बू या बहनों से मिलती तो उन्हें यही बताती कि सुहेल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन सब कुछ इससे उल्टा था। मेरे सुहेल तो हमारी शादी के बाद मुझसे मिलने भी नहीं आए थे और अपनी 2 बीवियां भी मेरे पास छोड़कर चले गए, जिनसे कि उनकी शादी मुझसे पहले हो रखी थी। उसे रात में बहुत रोई और बहुत ज़्यादा। मैं पूरी रात सोचती रही कि कल मैं किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुंचूंगी, कि कल रात मैं किसी सुहेल की बीवियों का पीछा करूंगी और देखूंगी कि वह कहाँ पर जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वह अब सब रात को सुहेल से मिलने जाती हैं। इस बहाने मैं भी अपने सुहेल से मिलूंगी और पूछूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सारी रात होने के बाद मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। मैं सोई नहीं थी। सुबह होने के बाद मेरी सौतन ने मेरे बिस्तर पर आई और मेरे पैर दबाने लगी। मैंने जगने का बहाना किया और फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। आज मैंने उनसे रात के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। उन्होंने घर के सारे काम किया, फिर हमेशा की तरह मेरे पैर दबाने बैठ गई। मैंने फिर नींद का बहाना किया, लेकिन मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मैं आज भी चाय पी रखी थी। वह पैर दबाती रहीं और जैसे ही रात हुई वह कल की तरह भाग गई। मैं पहले से ही चौकन्ना थी। तभी मैं बाहर आ गई और धीरे धीरे उनका पीछा करने लगी। वह दोनों कमरे से निकली और भागते हुए आंगन की तरफ चली गईं और हवेली के दूसरी तरफ वाले हिस्से पे चली गईं। मैं लगातार उनके पीछे थी, लेकिन जैसे ही मैं आंगन में पहुंची मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं गिर गई। मैं खुद को फिर से संभाला और उनके पीछे चली गई, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वह पता नहीं कहाँ चली गईं। मैं इधर उधर देखती रही। मैं एक बार फिर नाकाम हो गई और अपने कमरे में वापस आ गई और अपनी किस्मत को एक बार नाकामी का फिर सामना किया। एक बार फिर मैं नाकाम हो गई थी और फिर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि ये मुश्किल आसान कर दे और इन सब उलझन को समझने में मेरी मदद करे। आज का सारा दिन भी कल की तरह गुजरा और शाम हो गई। आज भी मैं उनका पीछा कर रही थी। आंगन में जाने के बाद वह हवेली के दूसरे वाले हिस्से में चली गई थी। हवेली के दूसरे हिस्से में मैं पहली बार आई थी। मैं एक अलमारी के पीछे छुपी हुई यह सब देख रही थी। वह दोनों एक कमरे में चली गई और अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आज पहली बार पता चला था कि वह दोनों कहाँ जाती हैं। एक नई उलझन पैदा हो गई कि आखिर वह इस कमरे में क्यों जाती हैं। इन सब उलझन से मेरा दिमाग फटने लगा था। अगर मैं किसी को अपना मसला नहीं बताती तो शायद मेरे दिमाग की नस फट जाती। फिर मैं अपनी एक सहेली को यह सब बताने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को यह सब कुछ नहीं बता सकती थी। अपनी वजह से तो मैं उनको दुनिया से भेजना नहीं चाहती थी। अभी शाम हुई थी कि मैं अपने दोस्त के घर जाने का फ़ैसला किया। उसका घर मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर था। अपनी सहेली के दरवाज़े पर दस्तक दी तो उसकी बड़ी बेटी ने दरवाज़ा खोला और ज़ोर से बोली, मम्मी, खाला नेहा आई हैं। मेरा नाम सुनकर मेरी दोस्त भागती हुई आई और मेरे गले लग गई। अपनी बहन जैसी सहेली से गले लगकर मेरे आंसू दरिया की तरह निकलने लगे और फिर मैंने सब कुछ नीता को बता दिया। नीता मेरा चेहरा देख रही थी और कह रही थी कि तूने इतना कुछ बर्दाश्त किया और किसी को बताया भी नहीं। तो मैंने कहा मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। नीता ने मेरी बात सुनी और मुझसे कहा कि हमें इस कमरे में जाकर पता करना पड़ेगा कि वह हर रात उस कमरे में क्या करने जाती हैं। नीता से पूछा, लेकिन हम उसे कमरे में कैसे जा सकते हैं? तो नीता ने मुझे एक तरकीब बताई जिस पर हमें कल ही काम करना था। नेहा की बेटी को उसके पापा के पास छोड़कर मैंने नीता अपने घर ले आई। इस हवेली में काफ़ी कमरे थे,
इसलिए मैंने अपनी सहेली को एक कमरे में छुपा दिया और फिर कमरे में आकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह हुई तो मैं रोज़ के मुताबिक अपनी सौतनों के साथ नाश्ता किया और फिर वह दोनों घर के कामों में व्यस्त हो गई और फिर मैं और नीता ने अपने प्लान का वर्क करना शुरू किया। मेरी सहेली ने बिल्कुल मेरे जैसे ही कपड़े पहने और ऐसे ही तैयार हुई जैसा मेरी सौतनों ने मुझे किया था और फिर मैंने उसे अपने बिस्तर में छुपा दिया और मैं अपनी सौतनों से कहा कि मैं सो रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। यह कहकर मैं नीता को अपने कंबल में सुला दिया और ख़ुद हवेली के दूसरे हिस्से में चली गई। मेरी सौतन्य कमरे में आई और नीता की खिदमत करने लगी और मेरी सहेली के पैर दबाती रहीं क्योंकि मैं अपनी जगह अपनी सहेली को छोड़कर आई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कंबल के नीचे नीहा नहीं नीता है। मैं उस कमरे तक पहुंची तो मुझे कमरे का दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे बालों के पिन से ताला खोलना आता था। मैंने ताला खोला और कमरे में आ गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। रात होने में कुछ ही देर बची थी। मैं इन्हें इधर उधर देखा तो अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। मुझे अलमारी दिखाई दी। तभी मैं अलमारी के पीछे छुप गई क्योंकि रात हो गई थी। मेरी सौतन ने नीता को पैर दबाना बंद किया और वहाँ से भाग गई। भागते हुए वह हवेली के दूसरे हिस्से में आ गई। मैंने दरवाजे के बाहर उनके कदमों की आहट सुनी थी। वह एक दूसरे से चुपके चुपके बातें कर रही थी कि ताला किसने खुला छोड़ा था। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही थीं। शायद उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि उनमें से ही किसी ने ताला खुला रह गया होगा। वह दोनों अंदर आ गईं और दरवाज़ा उन्होंने अंदर से बंद कर लिया और उन्होंने मोमबत्तियाँ जलाए तो कमरे में रोशनी हो गई। मैं अलमारी के पर्दे के पीछे से छुपकर यह सब देख रही थी। कमरे में रोशनी हुई तो मैं कमरे का असली रूप देखा। कमरे में जगह जगह इंसानी और जानवरों की हड्डियाँ और उनका खून पड़ा था। कमरे में मकड़ियों का बसेरा था। जानवरों के सर पड़े हुए थे और फिर उन दोनों ने जो हरकतें करना शुरू की तो यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह दोनों काला जादू कर रही थीं। किसी और पर नहीं बल्कि मेरे शौहर सुहेल पर। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं यह देखकर कि मेरा शौहर उनके बीच में खड़ा है और वह दोनों कोई मंत्र पढ़ रही हैं और उसके ऊपर फूंक रही थीं। उनके मंत्र कहते ही वह किसी रोबोट की तरह खड़े हो गए और वह उनके कहने के मुताबिक चलने लगे। वह हाथ हिलाने को कहती रहती तो सुहेल हाथ हिलाते। वह ज़ुबान बाहर निकालने को कहती तो सुहेल ज़ुबान बाहर निकालते। फिर मेरी सौतन मेरे शौहर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। मेरे दिल में आग की लपटें उठ रही थीं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों बर्दाश्त किए बैठी थी। वह सारी रात मेरे शौहर के साथ गुजारी और सुबह होते ही उन्होंने मेरे शौहर को पीछे वाली अलमारी में बंद कर दिया और कमरे से बाहर निकल गई। अब उन्हें लौटकर वहीं आना था, क्योंकि वह यहाँ तो रात को ही आती थी। मैं उनके जाने के बाद अलमारी के पीछे वाले पर्दे के बाहर निकली और सामने वाली अलमारी को देखा जहाँ पर उन्होंने मेरे शौहर को बंद किया हुआ था। मैंने वह खोला तो वहाँ पर कोई और ही मंजर था। वहाँ एक कमरा और था जहाँ मेरे शौहर बहुत बुरी तरह से चरपाई पर पड़े हुए थे। मुझे देखते ही वह चरपाई से उठ खड़े हुए और कहने लगे, नेहा तुम यहाँ कैसे आई? उनकी बातों से लग रहा था कि अब उनके वश में नहीं थे। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़कर कहा कि मैं उन जादूगरनियों से तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी। आप मुझे यह बताइए कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन सुहेल ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया और बस वह यही कहते रहे कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना वह जादूगरनियाँ तुम्हें भी मार देंगी, जैसे इन्होंने मेरी माँ को मार दिया था। मैं कहती रही कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। आखिरकार सुहेल को मेरी बात माननी पड़ी और फिर सुहेल ने जो कहानी सुनाई वह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी देर में मेरी सहेली इस कमरे से बाहर आ गई थी, क्योंकि वह जादूगरनी इस कमरे का ताला लगा कर गई थी। नीता ने ताला खोला और अंदर आ गई। हमने सुहेल को नहीं छोड़ा और हम पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने वह सारी कहानी सुनाई जो मेरे शौहर ने मुझे बताई थी कि उनके कॉलेज में 2 लड़कियां थीं जो उसे बहुत पसंद करती थीं, लेकिन वह उन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता था। वह दोनों सुहेल के पीछे पड़ गई थीं। वह काला जादू करती थीं और उन्होंने सुहेल पर काला जादू कर दिया था। सुहेल को डरावने ख्वाब आते और उन्हें पढ़ाई से ध्यान हट जाता। उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह फेल हो गया था। यही तो वह लड़कियां चाहती थीं। मेरे शौहर की माँ ने
उनकी बहुत इलाज करवाया लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं निकलती और फिर उन्होंने सुहेल की शादी करने का फ़ैसला कर दिया। उन दिनों सुहेल ने नेहा को बाज़ार में देखा था और पहली नज़र में वह दिलहार बैठा था। वह नेहा से प्यार कर बैठा था। अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर हो रही थी क्योंकि सुहेल नेहा को सोचने लगा था और उन दो औरतों ने सुहेल को अपने बनाने के लिए उस नेहा की यादों से निकलना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन लड़कियों ने सुहेल के घर में कदम रखने का फ़ैसला कर लिया। पहले उन्होंने सुहेल की मां को किडनैप किया और कहा, सुहेल तुम्हें दोनों में से शादी करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी मां को मार दूंगी। मरता क्या नहीं करता, इसलिए उसने इन दोनों से शादी कर ली। लेकिन उन्होंने उसकी मां को छोड़ दिया, लेकिन इसकी मां को कुछ भी याद नहीं था। सुहेल की मां ने सुहेल की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसकी बीवियां रोज़ उसे धमकाती कि वह हमारे बारे में अपनी माँ से बात करे, उन्हें बताए, लेकिन वह मजबूर था। वह अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वह सुहेल को हासिल करना चाहती थी क्योंकि वह उन दोनों से ही एक ही शादी उनके जादू को और बढ़ा सकती थी। लेकिन दिन ब दिन उनकी धमकियाँ बढ़ने लगी और फिर मेरे शौहर ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मेरे शौहर की माँ का कत्ल कर दिया। लेकिन तब तक मेरी और सुहेल की बात पक्की हो चुकी थी। उन्होंने लाख कोशिश की कि मेरा और सुहेल का रिश्ता टूट जाए, लेकिन सुहेल की सच्ची मोहब्बत थी और ऐसी हमारी शादी हुई। फिर उन्होंने नया काला जादू शुरू किया जिससे वह मेरे शौहर को अपने वश में कर सकती थी। ये शादी की पहली रात थी जब उन्होंने मेरे शौहर को अपने वश में किया और हवेली के दूसरे हिस्से में मेरे शौहर के साथ रात गुजारी। दिन में उनका काला जादू मेरे शौहर पर नहीं चलता था, इसलिए उन लड़कियों ने रात को मेरे शौहर पर काला जादू करना शुरू किया। लेकिन उन्हें शक था कि कहीं सुहेल दिन में अपनी बीवी से ना मिले, इसलिए इसी वजह से उन्होंने सुहेल को इस कमरे की बंद अलमारी में बंद कर दिया और ख़ुद उसकी कज़िन बनकर घर में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी खिदमत और घर के काम शुरू कर दिए ताकि मेरा शक उन पर न जाए। इसलिए वह मेरी खूब खिदमत करती और खाने में कुछ मिला देती कि मैं रात होने से पहले ही सो जाऊं। वह सुहेल के साथ रात गुजारती और खाने को भी बहुत कम देती थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। पुलिस ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया तो मैं और नेहा ने एक और प्लान बनाया। हमने इस काले जादू से लड़ने का फैसला किया। हमने ऊपर वालों की मदद मांगी और घर आ गए। हमने मिट्टी का तेल और माचिस का इंतज़ाम किया और उसी रात उनके आने से पहले ही सुहेल को अलमारी से निकाल कर बाहर ले आए और फिर कमरे में हर तरफ मिट्टी का तेल फैला दिया। हमने इतना ज़्यादा मिट्टी का तेल फैलाया था कि चिंगारी से पूरा कमरा जल सकता था। उनके आने से पहले ही हमने कमरे को ताला लगाया और छिप कर खड़े हो गए। मेरी सौतन कमरे में आई और कमरा अंदर से बंद कर दिया था। हमने बाहर से ताला लगा दिया और फिर सुराग से माचिस की तीली जलाकर अंदर फेंक दी। आग पूरे कमरे में फैलने लगी और देखते ही देखते पूरा कमरा जल गया। उनकी चीखों की आवाज़ आ रही थी और फिर उसी रात उन जादूगरनियों के साथ उनकी कहानी भी जल गई और मेरी और सुहेल की सही ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब सुहेल उसके बस में पूरी तरह आज़ाद हो चुके थे और मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।